हेलो गाइस, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो जिसका चैप्टर नंबर 5 आज हम क्लियर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन या फिर अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान मतलब इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। इटली में, ब्राज़ील में, भारत में, फिर चीन में। तो अगर आपसे पूछता है याद रखिए इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। अगर हम बात करते हैं विश्व में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई बार क्लियर कर चुके हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है फल के उत्पादन में या फिर आपसे पूछता है सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो याद रखिएगा चीन होता है। ठीक है, फल और सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। और अगर आपसे पूछता है सेकंड स्थान किसका है, तो याद रखिएगा सेकंड स्थान किसका है? भारत का है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड। और फर्स्ट स्थान चीन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, मतलब फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी, इसका जनक किसे माना गया है? डिकेंडोल को, मेंडल को, डार्विन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का जो जनक माना जाता है, जो फादर माना जाता है, ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है, याद रखिएगा, डिकेंडोल को माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा, क्या कि याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे बोला जाता है, अगर आपको ये पता चल गया कि पोमोलॉजी मतलब सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? डिकेंडोल को बोला जाता है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर है तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे बोला जाता है? ठीक है, उद्यान विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है? तो आप क्या याद रखोगे? एमएच मोरी गावड़ा को बोला जाता है। मोरी गावड़ा या फिर गोवड़ा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर का जनक एमएच मोरी गोवड़ा को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान मंडल मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी और कहां पर की गई थी? ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखिएगा एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर ले कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, 1976, 1984, या फिर 1987, या फिर 1990। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई थी। और अगर आपसे पूछता है कहाँ पर की गई थी, तो ये की गई थी, याद रखिएगा, गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1984 में। कहां पर की गई थी? गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि एवं प्रोसेस्ड उत्पादन विकास अभिकरण अपेड़ा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? याद रखिएगा आपको क्या पूछा गया, अपेड़ा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपेड़ा क्या होता है, या फिर याद रखिएगा आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा, ये होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट, फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होती है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है। दोबारा से मेरे साथ बोलिए कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर हम बात करते हैं जो इसकी स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? याद रखिए, ये की गई थी 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना 85 में की गई थी। और अगर आपसे पूछता है एनएचबी, तो एनएचबी की स्थापना याद रखिएगा 1984 में की गई थी। इसकी 4 में और इसकी 5 में की गई थी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों को एक साथ आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा फल चीन का एलोलोकी फल मतलब मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना किसे बोला सा है। आप ऐसे मान सकते हो, याद रखिएगा कि चीन का जादुई फल किसे बोला सा है। तो इसमें तो आपको कोई क्वेश्चन यानी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जादुई फल किसे बोला सा है, कीवी फल को बोला सा है। किसे बोला सा है? कीवी फल को बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें हम जानने वाले हैं कि ग्रेनुलेशन किस फल का कार्य के रोग होता है। डिसऑर्डर का मतलब होता है एक फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं। अब ये डिसऑर्डर क्या होते हैं? एक प्रकार के रोग का ही नाम होते हैं, ठीक है। तो यानी ये बाहरी कारकों के द्वारा होते हैं, इसलिए इनको फिजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, जो ग्रेनुलेशन है ये किस फल में होता है, ये आपको पहचाना है कि चीकू का होता है, नींबू वर्गीय फलों का होता है, आम का होता है या फिर अमरूद का होता है। जो ग्रेनुलेशन जो रोग होता है ये किस फल में देखने को मिलता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा ये जो ग्रेनुलेशन होता है ये होता है नींबू वर्गीय फलों में होता है। किसमें होता है? नींबू वर्गीय फलों में होता है। जैसे कि मान लीजिए सिट्रंज हुआ, मैंडेरिन हुआ, नींबू हुआ, आंवला हुआ, ये सारे आप मान सकते हो। इन सभी में क्या होता है? ग्रेनुलेशन होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रेनुलेशन का संबंध किससे होता है या फिर इसका मतलब क्या होता है, आप कैसे पहचान करोगे कि इसमें ग्रेनुलेशन रोग हो चुका है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक नींबू है, ठीक है, क्योंकि ये नींबू वर्गीय फलों में होता है तो हम आसानी से यहाँ पर ले लेते हैं एक नींबू, ठीक है, ये हमारा नींबू है। तो आप इसकी कैसे पहचान करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक दानेनुमा संरचना बन जाती है। क्या होती है? इन पर जो नींबू होता है इस पर क्या होती है? दानेनुमा संरचना बन जाती है। और इस दानेनुमा संरचना को ही क्या बोलाता है? याद रखिएगा ग्रेनुलेशन बोलाता है। ये जो दानेनुमा संरचना बन जाती है इसी को ही क्या बोलाता है? ग्रेनुलेशन बोलाता है, ठीक है। आसानी से आपको याद हो गया कि ग्रेनुलेशन क्या होता है? दानेनुमा संरचना, ठीक है, को ही ग्रेनुलेशन बोलाता है। और ये किस में होती है? याद रखिएगा नींबू वर्गीय फलों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनानास फल किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पाइनएप्पल का क्षेत्र आपसे पूछा गया है। इसका फल प्रकार हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं कि फल प्रकार क्या होता है इसका। अनानास का वो होता है सोरोसिस होता है। क्या होता है? सोरोसिस होता है। पाइनएप्पल का फल प्रकार क्या होता है? सोरोसिस होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा था कि इसे किस क्षेत्र में लिया सा है या फिर किस क्षेत्र में इसका उत्पादन लिया सा है, तो आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा उष्ण आर्द्र प्रदेश में लिया सा है। किस क्षेत्र में लिया सा है? इसे उष्ण आर्द्र प्रदेश में लिया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फल एनाकार्डियेसी कुल का है। क्या पूछा गया है? एनाकार्डियेसी कुल का कौन सा पौधा है? आंवला होता है, काजू होता है, अखरोट होता है, फिर लीची होता है। सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर इसका जो बॉटनिकल नेम होता है उसी में आपका नाम छिपा हुआ है, मतलब उसकी फैमिली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन रहेगा, मतलब काजू। क्या आपको ये पता है कि काजू का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो याद रखिएगा आपको सामान्यतः ये तो पता है कि आम का कुल क्या होता है? एनाकार्डियेसी होता है, ठीक है। लगभग सभी को स्टूडेंट को पता होगा कि आम का कुल कौन सा होता है? एनाकार्डियेसी होता है। लेकिन क्या आपको ये पता था कि काजू का भी जो कुल होता है ये कौन सा होता है? एनाकार्डियेसी होता है। कैसे? अब इसका भी हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसका क्या होता है? एनाकार्डियम, याद रखिएगा एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। एनाकार्डियल ऑक्सीडेंटल क्या होता है? याद रखिएगा इसका बॉटनिकल नेम होता है। काजू का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। और इसकी फैमिली कौन सी होती है? एनाकार्डियेसी होती है। कौन सी होती है इसकी फैमिली? इसके नाम में ही छिपी हुई है, एनाकार्डियेसी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा काजू और आम इन दोनों का ही कुल कौन सा होता है? एनाकार्डियेसी होता है। काजू हो या आम, इन दोनों का कुल एनाकार्डियेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में स्किपिंग प्रयोग में लाई जाती है। अब याद रखिए जैसे कि आपने पढ़ी होगी टॉपिंग क्रिया कल ही, तो उसी जैसी एक और प्रक्रिया होती है उसको नाम दिया गया है स्किपिंग, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें स्किपिंग की क्रिया की जाती है? रबड़ में, कॉफी में, चाय में या फिर काजू में? तो याद रखिए स्किपिंग की जो क्रिया की जाती है ये की जाती है चाय फसल में की जाती है। किस में की जाती है स्किपिंग? ये की जाती है, याद रखिएगा, चाय फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस पौधे में डी लीफ पोषक तत्व के स्तर का श्रेष्ठ सूचक होता है।
बस आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, डी लीफ। ठीक है, डी लीफ। अब ये डी लीफ किस में पाई जाती है, आप तो ये याद रखिए डी लीफ किस में पाई जाती है, अनानास में, सेब में, केला में या फिर बेर में। याद रखिएगा, जल्दी से आपको बताना है कि डी लीफ किस में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है डी लीफ तो ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है अनानास में पाई जाती है, मतलब पाइनएप्पल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा क्रंचन मतलब हैवली प्रून्ड किया जाने वाला फल कौन सा है। याद रखिएगा, प्रून्ड मतलब प्रूनिंग। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रूनिंग क्रिया है मतलब काट छांट है, ये सबसे ज़्यादा किस फल में की जाती है, बेर में, लोकाट में, आम में या फिर अमरूद में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से पहचानिए और राइट आंसर दीजिए कि ऐसा कौन सा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा काट छांट की जाती है, बेर में, लोकाट में, आम में या फिर अमरूद में। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको क्या पहचाना है, प्रूनिंग। ठीक है, तो जो प्रूनिंग क्रिया की जाती है सबसे ज़्यादा, ये किस में की जाती है, बेर में की जाती है। किस में की जाती है, बेर में की जाती है। और आप सभी को पता है इसमें कब करते हैं हम, याद रखिएगा अप्रैल से मई के मध्य हम इसमें प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। कब करते हैं, अप्रैल से मई के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा पौधा एक वर्ष में फल देता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जो कि अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार फल देता है। क्या क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कि याद रखिएगा पूरे अपने जीवन काल में केवल और केवल एक बार फल देता है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। और ये क्वेश्चन आपको कल ही हमने बताया था, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि एकमात्र ऐसा कौन सा पौधा है जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक बार फल देता है। अनानास होता है, पपीता होता है, केला होता है, फिर स्ट्रॉबेरी होता है। तो याद रखिएगा वो होता है केला होता है, जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल और केवल एक बार फल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेस्पिरेशन के आधार पर फलों को विभाजित किया जा सकता है। किसके आधार पर, श्वसन के आधार पर। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप याद रखिए कि रेस्पिरेशन के आधार पर फलों को जो बांटा गया है ये दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्लाइमेट्रिक फल, एक होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। अब ये होते क्या है, क्या आपको ये पता है? तो थोड़ा सा यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है, तो याद रखिए क्लाइमेट्रिक का मतलब वो होते हैं कि ऐसे फल जिनको उनके मदर प्लांट, मतलब क्या होता है कि जिस प्लांट पर वो लगे होते हैं उन पे क्या होता है, अधपकी अवस्था पर उनको तोड़ लिया जाता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए क्लाइमेट्रिक फल है तो उसे क्या करते हैं हम, अधपकी अवस्था पर हम तोड़ लेते हैं पौधे से, और बाद में क्या करते हैं, कोई सा भी मान लीजिए केमिकल ले सकते हो, कोई हार्मोन ले सकते हो, उसकी सहायता से हम उसे पका सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने उसे अधपकी अवस्था में तोड़ लिया तो आप उसे बाद में पका सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपसे पूछता है नॉन क्लाइमेट्रिक, अगर आपने नॉन क्लाइमेट्रिक फल में ऐसा कर लिया कि आपने अधपकी अवस्था में तोड़ लिया तो ये फल बाद में किसी भी हार्मोन या फिर रसायन से पकाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए याद रखिए इसमें आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए नॉन क्लाइमेट्रिक का बस एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है कि जब पूर्ण रूप से फल पक जाए तभी उसे पौधे से तोड़ना चाहिए। नॉन क्लाइमेट्रिक को याद रखिएगा पूर्ण पकी अवस्था पर तोड़ा जाता है, और क्लाइमेट्रिक को यानी अधपकी अवस्था पर भी हम तोड़कर बाद में पका सकते हैं। डिफरेंस आपको पता चल गया। नॉन मतलब पकाया नहीं जा सकता और क्लाइमेट्रिक का मतलब पकाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उससे पहले यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट लाइव रह पाए। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट रहेंगे तो आपको भी क्वेश्चन हल करने में अच्छा इंटरेस्ट आएगा, और यहाँ पर दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा फील होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइव चैट कर पाए और लाइव टेस्ट को यहाँ पर क्लियर कर पाए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट एक एक शेयर तो पक्का कर ही दिया करो यार। ठीक है, अगर आपके पास कोई ग्रुप है या फिर कोई आपका फ्रेंड है जो कि यहाँ पर ऐड नहीं है तो उन्हें जल्दी से ऐड कर लिया करो जब यहाँ पर क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपरेशन में रोग रहित पौधा।
सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग रहित पौधा किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? एंथर कल्चर के द्वारा, सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा, मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा या फिर एम्ब्रायो रेस्क्यू के द्वारा। तो अब यहां पर याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है? रोग रहित। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, रोग रहित या फिर विषाणु रहित। विषाणु रहित पौधा अगर आपको तैयार करना है तो आप किस विधि के द्वारा करोगे? तो याद रखिएगा, हम किसकी विधि का प्रयोग करेंगे? मेरिस्टेम कल्चर का हम प्रयोग करेंगे। मेरिस्टेम का मतलब होता है जो पौधा होता है इसके ऊपरी पार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। कौन सा भाग? जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये रोग रहित होता है। शुरुआती अवस्था में क्या होता है? ये रोग रहित होता है और उसी अवस्था में हम क्या करते हैं? इससे एक नया प्लांट हम ग्रो कर लेते हैं, जिससे क्या होता है? जो नया पौधा जो तैयार होता है ये रोग रहित पौधा होता है या फिर विषाणु रहित पौधा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? याद रखिएगा, मेरिस्टेम कल्चर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि फल छटनी हेतु वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन सा होता है? नैफ्थलिक एसिटिक एसिड, IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिक एसिड। आपको क्या लगता है कि फल और फूल से संबंधित कौन सा हार्मोन होता है? फल और फूल से संबंधित कौन सा रेगुलेटर होता है? NAA होता है, IAA होता है, साइटोकाइनिन होता है, फिर जिब्रेलिक अम्ल होता है। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछता है फल व फूल, तो फल और फूल से संबंधित जो ग्रोथ रेगुलर होता है वो कौन सा होता है? याद रखिए, नैफ्थलिक एसिटिक एसिड होता है। फल और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है नैफ्थलिक एसिटिक एसिड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पौधों में आयरन की कमी के कारण का जो लक्षण है ये क्या होता है? मोटलिंग ऑफ लीव्स, नई पत्तियों का पीला पड़ना, इंटरवेनेंट क्लोरोसिस ऑफ ओल्ड लीव्स या फिर लिटिल लीव्स। जल्दी से ऑप्शंस देखिए और ये आज का आपका क्वेश्चन है। इसका आपको राइट आंसर जल्दी से बताना है, तो जल्दी से सभी डिस्कस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जब तक हम बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में नींबू प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त रूट स्टॉक कौन सा होता है? कि दक्षिण भारत में नींबू प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त विशिष्ट रसायन, विशिष्ट रूट स्टॉक मतलब मूल वृंत कौन सा होता है? सिट्रेंज होता है, क्लियोप्टेरा, मैंडेरिन होता है, रंगपुर लाइम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। किसमें पूछा है? नींबू प्रजाति के लिए जो उपयुक्त रूटी स्टॉक होता है, मूल वृंत होता है, वो कौन सा होता है? सिट्रेंज होता है, क्लियोप्टेरा, मैंडेरिन होता है, रंगपुर लाइम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है नींबू प्रजाति के लिए तो कौन सा होता है? सबसे उपयुक्त ये होता है रंगपुर लाइम होता है। और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। नींबू प्रजाति के लिए उपयुक्त मूल वृंत कौन सा होता है? रंगपुर लाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि आम में लीफ स्कॉर्चिंग का कारण क्या होता है? क्या पूछा है? लीफ स्कॉर्चिंग का कारण क्या होता है? क्लोराइड की विषाक्तता, क्लोराइड की कमी, नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी। तो याद रखिएगा, लीफ स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है या फिर ये जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? ये कमी से नहीं होता बल्कि अधिकता से होता है। विषाक्तता का मतलब होता है क्लोराइड की अधिकता से होता है। विषाक्तता का मतलब क्या होता है? क्लोराइड की अधिकता से होता है। याद रखिएगा, आम में लीफ स्कॉर्चिंग क्या होता है? क्लोराइड की अधिकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फल में प्रोटेनरी देखने को मिलती है? याद रखिएगा, क्या पूछा गया है? प्रोटेनरी की समस्या पाई जाती है केला में, पपीता में, अखरोट में या फिर अंगूर में। तो याद रखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट क्लास है ये 9 बजे हमारे सेकंड चैनल पर लगेगी, एग्री बाय दीपक सर पर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि हमारे सेकंड चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप चैनल की लोगो पर क्लिक कीजिए या फिर आप सर्च कीजिए एग्री बाय दीपक सर और वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो सेकेंड क्लास है 9 बजे वहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो आज वहाँ पर एग्रीकल्चर की क्लास होगी, इसलिए कोई भी स्टूडेंट को मिस नहीं करना है आपकी सेकंड क्लास को। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रोटेनरी किस में पाई जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टेनरी का मतलब होता क्या है। प्रोटेनरी का मतलब होता क्या है? तो याद रखिए, आपने ये तो सुना ही होगा, एक होता है नर पुष्प, एक होता है मादा पुष्प। तो अगर मान लीजिए जो नर जननांग या फिर जो मादा जननांग है, नर जननांग और मादा जननांग, टेनरी का मतलब होता है जो नर जननांग होते हैं ये मादा से पहले परिपक्व होते हैं। कौन से परिपक्व होते हैं? पहले नर जो जननांग होता है या फिर नर पुष्प होता है ये सबसे पहले पकता है। ठीक है, मैच्योर होता है
और अगर आपसे यहाँ पर पूछता है प्रोटेनरी या फिर अगर आपसे पूछता है प्रोटोगाइनी, याद देखिएगा मुख्यतः ये दो स्टेज होती है। एक होती है टेनरी, जिसमें क्या होता है नर जो जननांग होते हैं ये पहले पकते हैं, और अगर आपसे पूछता है प्रोटोगाइनी तो इसका मतलब होता है जो मादा जननांग ये पहले परिपक्व होते हैं। ठीक है, आसानी से समझ जाओगे कि नर जननांगों का पहले पकना प्रोटोटेनरी और मादा जननांगों का पहले पकना प्रोटोगाइनी, क्या प्रोटोगाइनी कहलाता है। तो प्रोटोएंट्री है, याद रखिएगा ये अखरोट में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या है, अखरोट। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लास आज की बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी से आ जाइए सेकंड चैनल पर, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास को सोल्व करेंगे 9 बजे। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के जय हिंद, जय बाबे, टेक केयर।